नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज इस क्लास के माध्यम से हम आगे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे आप अंत तक जरूर देख लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमें दोनों संख्या यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या क्या होगी ये निकालना है। तो जो भी मान हमें निकालना होता है सबसे पहले उसे मान लेंगे। माना बड़ी संख्या आप x मान लीजिए, आप चाहें तो यहाँ पे x y z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। हमें दो संख्याओं के बारे में बोला गया कि एक संख्या छोटी एक संख्या बड़ी है, वो दोनों संख्या हमें निकालनी है। तो एक संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। फिर प्रश्न के अंदर हमें दो कंडीशन दी गई है। दो कंडीशन क्या क्या दी गई है कि दोनों के वर्गों का अंतर है, यानी कि एक संख्या का वर्ग करेंगे फिर दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो अंतर कितना है 180 का। तो यानी बड़ी में से छोटी घटेगी, बड़ी क्या है x है, इसका वर्ग x स्क्वायर, छोटी क्या है y है, इसका वर्ग y स्क्वायर, दोनों का अंतर कितना दिया गया है 180। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। फिर सेकंड कंडीशन हमें क्या दी गई है कि छोटी संख्या ना इसका वर्ग, छोटी संख्या क्या है y का वर्ग क्या होगा y स्क्वायर होगा। यह बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि अगर हम बड़ी संख्या को 8 से गुणा करेंगे ना तब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दो कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। यहीं से हमें द्विघात समीकरण बनानी है। y स्क्वायर है, इसका मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर अपने द्विघात समीकरण बन जाएगी, उसको आपको सोल्व कर लेना है। कैसे, तो हमने बड़ी संख्या मान ली x है, छोटी संख्या क्या मान ली है y मान ली। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है कि बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का दोनों का वर्ग है, इनका अंतर कितना है 180, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो यानी इन दोनों के वर्गों का ये अंतर कितना हो गया 180। आप बोलोगे सर आपने पहले x स्क्वायर क्यों लिखा, y स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। तो बड़ी में से छोटी घटेगी ना, बड़ी क्या x है तो x पहले लिखेंगे, फिर छोटी घटेगी इसमें से, तभी तो 180 आएगा बराबर में, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 180। इससे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर हमें सेकंड क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, दो स्थिति दी गई है। पहली ये दी गई है, दूसरी क्या दी गई है कि छोटी संख्या ना इसका वर्ग, y का वर्ग क्या हो जाता है y स्क्वायर हो जाता है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुने के, यानी कि बड़ी संख्या को 8 से गुणा करेंगे ना तब ये इसके बराबर होगा। बड़ी संख्या के 8 गुना, बड़ी का क्या है x है और 8 गुना यानी इसको 8 से गुणा कर देंगे तब ये किसके बराबर होगा, y स्क्वायर के बराबर होगा। ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपनी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। हमें क्या करना है, y स्क्वायर की जगह मान रखना है, क्या रखना है 8x रखना है। तो रख देंगे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। ये हमने y स्क्वायर की जगह ये मान क्यों रखा, ताकि ये सारे के सारे मान किस में बन गए, x में बन गए। तो ये अपनी क्या होगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, सारा मान एक साइड लेते हैं, तो 180 बीच साइड आ जाएगा, इस साइड प्लस का है बराबर के, दूसरी साइड आती माइनस का हो जाएगा। तो ये समीकरण बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर में क्या बचा 0। अब ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई, इसे आपको सोल्व करना है। द्विघात समीकरण आपको सोल्व करना आसानी से आता है। इसको सोल्व करने के लिए 3 विधि काम में लेते हैं। गुणनखंड विधि होगी, वज्र गुणन या द्विघाती सूत्र हो गया, पूर्ण वर्ग विधि हो गई। तो आप यहाँ पे कोई भी मेथड लगा सकते हैं, तीनों में से आपकी स्वेच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि गुणनखंड विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो बीच वाला पद है ना, इसके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं। जोड़ने या घटाने पे तो बीच वाला पद आए और गुणा करने पे दोनों साइड वाले पद आने चाहिए। बीच वाला पद क्या है माइनस 8x है और दोनों साइड वाले पद क्या है 180 गुणा x स्क्वायर है, ठीक है। तो
तो हमें 8x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें जोड़ने घटाने पे तो 8x आए और गुणा करने पे 180 स्क्वायर आए। तब ये एकदम साफ साफ बन रहा है 18 और 10 का एक जोड़ा बन रहा है। अगर 18 को 10 से गुणा करेंगे तो 180 बनेगा और 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यानी कि 8x के तो दो टुकड़े होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, 18 और 10 हो जाएंगे। तो अपनी द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 है। हम क्या करें, 8x की जगह ऐसे दो टुकड़े रख रहे हैं जिन्हें जोड़ने घटाने पे तो माइनस का 8x आई और गुणा करने पे 180 आई। यहाँ पे माइनस का बच रहा है तो यानी 18 माइनस का लेंगे, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। ये दोनों एक ही बात है। 8x को हमने दो संख्याओं में लिख दिया। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 18 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। और 18 और 10 का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अब यहां से जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे। जैसे यहां से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस 18। इसी प्रकार यही पद यहाँ पे बचना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, यहां से 10 है वो बाहर ले लेंगे, प्लस का 10 बाहर लेंगे, प्लस का 10 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 18 बराबर में तो 0 है। अब इन दोनों में से x माइनस 18 बाहर आ रहा है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा प्लस का 10 बराबर में 0 है। एक बार 0 के बराबर ये मान रखेंगे, एक बार 0 के बराबर ये मान रख देंगे। तो पहले ये रखेंगे x माइनस 18 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 18, क्योंकि माइनस का 18 दूसरे साइड जाते ही प्लस का 18 हो गया। इसी प्रकार एक बार ये मान रखेंगे 0 के बराबर, ठीक है, तो 0 के बराबर रखेंगे तो 10 प्लस का इस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, x माइनस 10 हो गया। अब यहाँ से x के मान अपने पास दो आ गए, एक तो 18 आया, एक क्या है माइनस 10 है। x हमने क्या माना था, बड़ी संख्या माना था। ठीक है, तब यहाँ से हम 18 मान है ये ले या माइनस 10 वाला मान ले। तो आप देख लीजिए, एक बार ट्राई करिए कि अगर हम 18 ये माइनस 10 लेते हैं, ठीक है, माइनस 10 लेते हैं, x का मान हम यहाँ पे समीकरण में रखें तो 10 का गुणा 8 से होगा तो माइनस 80 हो गया, और वाई स्क्वायर बराबर माइनस 80। अगर किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें तो क्या माइनस का मान आएगा, क्या कभी भी माइनस का मान नहीं आएगा। कैसे, अगर 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 4 होता है, एकदम सिंपल है। अगर माइनस 2 का वर्ग करेंगे तब भी कितना होगा, 4 होगा। अगर आप माइनस 5 का वर्ग करेंगे ना तब भी कितना होगा, प्लस का 25 होगा। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने पे कभी भी माइनस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे इस संख्या का वर्ग बराबर क्या आ रहा है, अगर हम माइनस का 10 रखें तो माइनस का 80 आ रहा है, जो कि क्या होगा, असंभव मान है। यानी कि माइनस का 80 तो किसी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता। तो यानी कि x का मान है 10 नहीं होगा। अगर x का मान 10 नहीं होगा तो क्या होगा, x का मान है 18 होगा। 10 क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या वो क्या है, 18 आ गई। अब छोटी संख्या कैसे निकालें, x का मान 18 चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण 2 में रख दो। तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8x है। x की जगह हम 18 रखेंगे तो यानी 8 गुणा 18 हो गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 144 हो गया। आप बताइए 144 किसका वर्गमूल है, तब आप बोलोगे सिर्फ 12 का है। यानी यहाँ पे भी हम वर्ग कर दें, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो कट जाएगा और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। तो यानी वाई बराबर कितना आ गया, 12। तो वाई बराबर जो 12 मान है, वाई क्या थी, छोटी संख्या थी, तो y बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, 12। बड़ी संख्या हमें मिली वो तो कितनी मिली है, 18 मिली है, और छोटी संख्या मिली है वो कितनी मिली है, 12 मिली है। आप इन दोनों का वर्ग कर लीजिए, फिर अंतर करिए, आपको यही मिलेगा 180। ठीक है, तो यानी कि अपना जो आंसर आया वो क्या है, एकदम सही है। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर ले तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। तो हमें रेलगाड़ी की चाल है वो ज्ञात करनी है। जो भी हमें ज्ञात करना होता है सबसे पहले उसे मान लेंगे। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो उसको हमने मान लिया, ये कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन के अंदर कुल दूरी दी गई है जो कि कितनी दी गई है, 360 दी गई है।
फिर एक सूत्र होता है जो कि होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ये होता तो क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन हमारा समय सभी काम क्या है, समय के अंदर है, तो हमने इसको समय के बराबर ले लिया। क्योंकि दोनों का अंतर हमें घंटे में दिया गया, 1 घंटे का कम टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको हमें समय के अंदर लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए। पहले में बोला गया कि जो 360 किलोमीटर की दूरी है वो तय करती है, तो मान लीजिए कि वो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही करेगी, क्योंकि पहले चाल क्या है इसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो पहले समय लगता है उसको मान लेते हैं t1 है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और किस स्पीड से करेगी, x स्पीड से करेगी, तब इसको t1 समय लगता है। फिर क्या बोला गया, 5 किलोमीटर अगर ये चाल अधिक कर ले तो यानी क्या हो जाएगा, स्पीड x प्लस 5 हो जाएगी। तो 360 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से करेगी, x प्लस 5 से करेगी। इस बार हम मान लेते हैं कि टाइम है वो t2 लगता है। हमें नहीं पता कि भाई इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें कितना टाइम है लगता है, इसको हमने t1 मान लिया, इसको हमने t2 मान लिया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि अगर ये अपनी स्पीड 5 किलोमीटर अधिक कर ले तो यात्रा के अंदर 1 घंटे का कम समय लगेगा। एक बात आप मेरे को बताइए, आप कहीं पे जा रहे हैं, अगर आप तेज चलेंगे तब आपको टाइम कम लगेगा पहुंचने में, या आप धीरे चलेंगे तब आपको पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तब आप बोलोगे सर अगर हम तेज जाएंगे ना तब टाइम कम लगेगा। तो इन दोनों में से तेज स्पीड कौन सी है, तो x है और ये x प्लस 5 है, यानी ये स्पीड ज्यादा है x प्लस 5 वाली, तो इसलिए यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी ये टाइम तो क्या है, कम है, और ये टाइम क्या है, ज्यादा है। तो दोनों का अंतर कितना दिया गया है, 1 घंटे का दिया गया है, तो यानी t1 माइनस t2 कितना दिया गया है, हमें 1 घंटे का दिया गया है। अगर वो इस स्पीड से जाती और इस स्पीड से जाती, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटे का। ये क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है। तो आप बोलोगे सर आपने t1 माइनस t2 क्यों किया? अभी तो मैंने बताया कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और ज्यादा में से कम वाला ये तो घटता है हमेशा, तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो हमने क्या किया, ज्यादा में से कम वाले को घटा दिया। ठीक है, तो t1 माइनस t2 बराबर 1 हो गया। अब t1 का मान ये रख लेंगे, t2 का मान ये रख लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। किस प्रकार करना आपको फिर काम, ये मैं आपको बता देता हूं कि रेलगाड़ी की चाल हमने x मान ली, फिर दूरी 360 क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है। एक फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल का, ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अंदर हमें क्या बोला गया है कि जो पहले दूरी तय करती है ना, अगर उसमें 5 की स्पीड बढ़ा दे तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। तो पहले दूरी कितनी है, 360 ही है, और स्पीड कितनी है, x है, तो दूरी 360 है, स्पीड यानी चाल कितनी है, x है। अब इसको समय कितना लगेगा हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया t1 लगता है। जितना भी समय लगेगा x का मान आएगा, x का भाग दे देंगे, उतना समय लगेगा। ये क्या होगा, आपका t1 हो गया। फिर बोला गया कि यदि स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो नई चाल क्या हो जाएगी, पहले वाली में 5 जोड़ देंगे और चाल यहां पे रख देंगे, समय बराबर समय यहां पे हम t2 मान लेते हैं। ठीक है, दूरी तो 360 की 60 है और नई चाल अपने पास कितनी आ गई, x प्लस 5 आ गई। अब प्रश्न के अंदर हमें क्या बोला गया कि दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटे। ये मैंने आपको बता दिया अंतर कैसे आया, 1 घंटे। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटा है, यानी t1 माइनस t2 बराबर 1 घंटा है। t1 का मान कितना है, 360 है, बट्टा x। t2 का मान कितना है, 360 x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो जोड़ जाएगा तो जुड़ जाएगा, जो घटेगा उसको मान को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x से x प्लस 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और तो यहाँ पे क्या x है, तो यानी x से x तो कट जाएगा, तो इसका गुणा क्या होगा, 360 का गुणा होगा x प्लस 5 से, तो 360 x प्लस 5, माइनस का सिंबल बीच में माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे भी x प्लस 5 है, यानी x प्लस 5 है तो x प्लस 5 कट जाएगा, तो 360 का x से गुणा होगा, तो यानी 360x बराबर में 1 दिया गया। इसको ऊपर वाले को सोल्व करते हैं तो ये 360 का गुणा दोनों से होगा, तो 360x हो जाएगा, प्लस 360 गुणा 5 हो जाएगा, और माइनस 360x हो गया। नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो x का गुणा आएगा, इससे होगा तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में कितना है, 1 है। अब 360 से 360x कट गया, इसका गुणा करेंगे
360 का गुणा 5 से करेंगे तो ऊपर तो बचा 1800। ठीक है, ये x प्लस 5 है, इसके नीचे भी एक के अपॉन में एक मान सकते हैं, यानी एक का गुणा इससे होगा तो यानी 1800 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1818 आ जाएगा। और इस मान का गुणा 1 से होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी ये मान आ जाएगा, तो ये मान क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस 5x हो गया। द्विघात समीकरण के अंदर सारा मान एक साइड लिखते हैं, यानी ये मान इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, और इस साइड तो ये प्लस का 1800 है ही है, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, ये क्या है, बराबर की इस साइड है तो हमने क्या किया, दूसरी साइड ले आए तो प्लस की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। 18 इस साइड है तो हमने इस साइड ही रखा है, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस जो एक्स स्क्वायर का मान है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, तो यानी पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 5x हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बराबर में कितना है, 0 है। अब अपने पास द्विघात समीकरण बन गई। अब आपके पास द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कर सकते हैं। तो हम इसको द्विघाती सूत्र से करते हैं। द्विघाती सूत्र के अंदर हमें क्या होना चाहिए, द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या होता है, 2a होता है। अब आप बोलोगे सर ए बी सी क्या होता है, ए तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि यहाँ पे कितना है, 1 है, बी क्या एक्स का गुणांक जो कि क्या है, 5 है, और सी अचर पद है जो कि कितना है यहाँ पे माइनस का 1800 है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू इसके अंदर रखनी है और आपका मान आ जाएगा। तो मैं यहां से इतना ये रफ कर रहा हूं। अब तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको b की वैल्यू रखनी है, माइनस का माइनस b की वैल्यू 5 है, फिर प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, फिर प्लस माइनस, ये माइनस ही है अंदर, ठीक है, बाय मिस्टेक प्लस माइनस लिखा गया, फिर 4 गुणा a का मान 1 है और c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1800 है, और अपॉन में 2a यानी 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2a है, a की जगह 1 रखेंगे, 1 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ गया, 2 आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस 5 का 5 रहेगा, प्लस माइनस रूट, ये 25 है, ये 18, ये देखो 1800 माइनस का, ये 4 भी माइनस का है, तो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो 25 का 25 ऐसे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का गुणा 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 होगा, 18 चौक कितना होता है, 72 होता है, और आगे 20 लिख दिया, और नीचे में क्या दिया गया, 2 दिया गया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर, ये तो 12 माइनस का 5, अंदर प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 7225 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, और नीचे में क्या दिया गया, 2 का 2 दिया गया, वो लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि 7225 है ना, इसका वर्गमूल कितना होता है। तो दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान रख लीजिए, रूट के अंदर अगर 25 है ना, इसका वर्ग तो हमेशा क्या होगा, 5 होगा, यानी 25 का काम तो हो गया। अब बचा क्या, 72, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं ना, जो जिसके लास्ट टाइम 25 होता है वहीं पे भी लागू होगा। तब आपको 72 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जो दोनों संख्या पास पास में हो। पास पास में कैसे, जैसे अगर आप 8 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार बोलने पे 72 आएगा, 8 गुणा 9 यानी 8 नम कितना होता है, 72 होता है। अगर आप 9 का पहाड़ा बोलेंगे तो 8 बार बोलने पे 9 8 72 होता है, यानी दोनों संख्या पास पास में है ना, तो हमें क्या करना होता है, इसमें से छोटी संख्या लेनी होती है। तो छोटी संख्या क्या है, 8, 8 ले लेंगे, तो यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा ना वो कितना हो जाएगा, 5, तो 25 का तो 5 हो गया, और 72 का छोटी संख्या लेनी है तो गुणा करने वाले पे तो 8 ले लेंगे, तो यानी इसका वर्ग कितना हो गया, 85 हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर आपको 625 का निकालना है, इसमें भी लास्ट में 25 है, तो 25 का तो क्या होता है, 5 होता है। 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो दोनों संख्या पास पास में हो, तो यानी 2 गुणा 3, छोटी संख्या लेनी है 2, वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 25। समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालना है, इमरजेंसी के अंदर आपको काम आएगा। तो यानी 7225 को हम क्या लिखेंगे, 85 लिखेंगे, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस है, ये कितना हो गया, 85 हो गया, वर्ग से बाहर आ गया, और नीचे में क्या दिया गया, 2 दिया गया। एक तो ये मान है प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे, तो एक्स बराबर है -5, एक बार प्लस का लेंगे 85/2, यानी कि 80 बचेगा, 5 घटेगा तो 80 बचेगा बट्टा 2, यानी कितना मान आ गया, 40 आ गया। इसी प्रकार एक बार माइनस का ले लेते हैं तो 80 बराबर -5 का 85/2, तो यानी -90/2 -45 आ गया। एक बार तो मान
45 है या माइनस का, एक बार क्या है प्लस का 40 है। आप बताइए कौन सा मान ले x का, तब आप बोलोगे सर कॉमन सेंस वाली बात है 40 लेंगे। मैं पूछूं कैसे कि सर ट्रेन की स्पीड कभी भी माइनस में तो होगी नहीं। x हमने क्या माना, रेलगाड़ी की चाल ही तो माना, ट्रेन की स्पीड ही तो है, तो यानी जो कि तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकती। तो क्या बचा, 40 बचा, तो यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो पानी के नल एक साथ एक ओज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला जो नल है वो होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग होज को भरने में लिया गया समय वो हमें ज्ञात करना है। यानी जो छोटा नल है वो कितने टाइम में भरेगा और बड़ा नल है वो कितने टाइम में भरेगा, ये हमें पता करना है। जो भी हमें निकालना होता है सबसे पहले उसको मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, माना कम व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय क्या है, x है। तब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने कम व्यास वाला क्यों लिया, ज्यादा व्यास वाले नल भी ले सकते हैं। तो क्योंकि कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है कि जो बड़ा नल है ना वो छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो यानी कि अगर हमें छोटे नल वाला पता हो, इसमें से 10 घटा देंगे तो बड़े नल का हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए हमने छोटे व्यास वाले नल को लिए। ये कितने में भरेगा, x घंटे में भरेगा। तो बड़े वाला नल कितना भरेगा, बड़े व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय आपको पूरा लिखना है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया। तो ये छोटे वाले से 10 घंटा कम समय लेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, इसमें से 10 घटा देंगे तो यानी x - 10। अगर ये 20 घंटे लेगा तो ये 10 घंटे कम लेगा, तो यानी कितना ही लेगा, कुल 10 घंटे ही लेगा। अगर ये 30 घंटे लेगा तो ये 10 घंटे कम लेगा, यानी 30 में से 10 घटेगा तो 20 घंटे माना जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि ये हमें पता चल गया कि भाई ये तो x घंटे में भरता है और ये क्या भरेगा, x - 10 घंटे में भरेगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की जो 1 घंटे में इनके द्वारा तो भाग भरा जाता है ना वो निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक दीवार है, इस दीवार को आप 5 दिन में बनाते हैं। मैं पूछूं कि 1 दिन के अंदर आप कितनी दीवार बनाएंगे, तब आप बोलोगे सर पूरी दीवार के अंदर हम 5 का भाग दे देंगे। अगर ये पूरी दीवार हम 5 दिन में बनाते हैं तो पूरी दीवार यानी कि एक दीवार के अंदर 5 का भाग दे देंगे, यानी 5वां भाग बनाएंगे इसका, यानी कि इस दीवार का क्या करेंगे, 5वां भाग बनाएंगे। मैं बोलूँ कि अगर कोई काम आप 4 घंटे में कर लेते हैं, कोई भी काम है अगर आप 4 घंटे में कर लेते हैं, एक काम है 4 घंटे में कर लेते हैं, तो 1 घंटे के अंदर आप कितना करेंगे, सर आप बोलोगे सर काम के अंदर इस 4 घंटे का भाग दे देंगे, यानी इसका चौथा ही भाग करेंगे। इसी प्रकार अगर ये जो छोटे व्यास वाला नल है वो x घंटे में पूरी होज को भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, कुछ ना कुछ तो भाग भरेगा। तो कितना भरेगा, वो 1/x भाग भरेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो बड़े व्यास वाला है ये भी 1 घंटे के अंदर कितना भाग भरेगा। तब आप बोलोगे सर ये पूरा तो इतने टाइम में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x - 10 भाग भरेगा। कैसे भरेगा मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई काम अगर आप 4 घंटे में एक काम को पूरा करते हैं तो 1 घंटे के अंदर इसमें 4 का भाग दे देंगे। अगर कोई काम आप x घंटे में पूरा करते हैं, जैसे x घंटे के अंदर छोटे वाला नल इस होज को पूरा भर देता है, यानी एक होज को पूरा भर देता है, तो 1 घंटे के अंदर यानी 1 में x का भाग दे देंगे। यही तो हमने किया। फिर जो दोनों नल है ना वो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो दोनों नल के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया, ये टाइम दिया गया 9 से 3/8 है। जो दोनों नल है ना वो कुल कितना समय लेते हैं, 9 से 3/8 घंटे लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 72 है, इसमें 3 जुड़ेगा तो यानी 75/8, यानी दोनों नल 75/8 घंटे में पूरे होज को भर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो यानी कि 1/75/8 हो जाएगा। 8 ऊपर जाएगा 75 नीचे रह जाएगा, तो यानी 8/75 भाग को भरेंगे। तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो कम व्यास वाला नल है वो 1 घंटे में कितना भाग भरता है, 1/x भरता है। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल कितना भरता है, 1 घंटे में इतना भरता है। और दोनों नल 1 घंटे के अंदर कितना भरते हैं, ये भरते हैं। तो यानी कि ये और ये मिलाकर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों नल वाला है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 1/x प्लस 1 सही x - 10 बराबर 8/75। ये क्यों आया, क्योंकि ये तो क्या दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना है, 8/75 है।
छोटे नल द्वारा भरा गया इतना है और बड़े द्वारा भरा गया इतना है और कुल कितना है ये है। तो यानी दोनों को जोड़ेंगे तभी तो कुल आएगा। अब आपको इसको द्विघात समीकरण बनानी है और सोल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों संख्याएं अलग अलग है ना, तो यानी ये दोनों संख्या एलसीएम आ जाएगी। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x माइनस 10। यहाँ पे x है, x माइनस 10 नहीं है, तो यानी 1 का गुणा x माइनस 10 से होगा, तो x माइनस 10 से आ जाएगा। फिर प्लस का सिंबल बीच में प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 1/10 तो है, x माइनस 10 तो है, x नहीं है, तो यानी 1 का गुणा x से हो जाएगा, तो x से आ जाएगा। बराबर में 8/75 दिया गया। ये 2x हो जाएगा, x प्लस x मिलके, और ये माइनस का 10 यानी 2x माइनस 10। और नीचे में कितना दिया गया, इसको सोल्व करेंगे तो x का गुणा होगा x स्क्वायर से, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10x बराबर में 8/75 है। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यानी कि x माइनस 5 बचा, और नीचे क्या है x स्क्वायर माइनस 10x है, बराबर में कितना है 8/75 दिया गया। 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। अब हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। 75 का गुणा इन दोनों से करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। तो 75 का गुणा x से होगा तो 75x हो गया। 75 का गुणा 5 से होगा तो ये 75 गुणा 5 हो गया, बराबर का सिंबल बराबर। इसका गुणा 4 से होगा तो ये 4x स्क्वायर हो गया, और माइनस 10 का गुणा 4 से होगा तो माइनस 40x हो गया। अब द्विघात समीकरण के अंदर सारा का सारा मान हम एक साइड कर लेते हैं, तो यानी ये माइनस साइड ले आएंगे, तो 4x ये प्लस का ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x। ये यहाँ पे 75x पहले से ये प्लस का ये साइड लेंगे, ये भी किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस का है, ठीक है, सारा मान, तो यानी 5 का गुणा 5 से होगा 25, यहाँ पे 2 हो गया, 5 7 35 और 2 37, यानी कितना हो गया? 375 हो गया, और बराबर में क्या है? 0। हमने कुछ नहीं किया है, इसको क्या किया? सोल्व किया वज्र गुणा से। 75 का गुणा इन दोनों से होगा, इसका गुणा इस दोनों से होगा। अब ये जो मान है इसको एक साइड ले, क्योंकि द्विघात समीकरण के अंदर सारा मान हम एक साइड लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है? माइनस का 4x स्क्वायर है, ये दोनों जुड़ गया तो कितना हो जाएगा? 115x हो गया, और ये कितना है? माइनस का 375 है, बराबर में 0 है। ये मान हमें माइनस में नहीं रखना होता है, तो यानी पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे, तो ये माइनस वाला तो प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। अब ये आपके पास द्विघात समीकरण बन गई। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, किसी भी विधि से आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि का यूज करूंगा। क्यों करूंगा? अगर आप 4 का गुणा इस 375 से करते हैं, एक बार आप करके देख लीजिए, 375 का अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 30 का 0 हाथ पे लगा 3, और 4 का गुणा 12 और 3 15, यानी कितना आ गया? 1500 आ गया। यानी दोनों साइड वालों को गुणा करेंगे तब तो कितना आएगा? 15 आएगा, और बीच में कितना है? माइनस 115x है। अब आपको 115x को इस 2 संख्याओं में तोड़ना है, जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो 115 आना चाहिए, गुणा करने पे 1500 आना चाहिए। एकदम सिंपल है, देखते 100 का गुणा अगर 15 से करें तो 1500 आता है, और 100 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 115 आएगा। सिंपल है ना, इसीलिए हमने इसको गुणनखंड विधि से सोल्व किया। तो 115x को हम क्या लिख सकते हैं? 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 100x से और माइनस 15x से प्लस से 375, 375 बराबर में 0 है। अब यहां से 4x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x, ये बचेगा 25, x से 12 आ गया, 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार जाएगा, यही मान यहाँ पे बचना चाहिए, तो इसलिए यहाँ से हम क्या करते हैं? 15 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा x माइनस 25 बराबर में 0। इन दोनों में से जो भी कॉमन है वो बाहर ले लेंगे, x माइनस 25 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4x बचा, और यहाँ पे कितना बचा? माइनस का 15 बचा, बराबर में क्या है? 0 है। अब एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे। तो मैं यहाँ से ये रफ कर रहा हूं। अगर दोस्तों क्लास पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अगर चैनल पे पहली बार ही आए हैं, आज ही क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब ये दोनों मान एक बार हम 0 के बराबर रखेंगे। सबसे पहले x माइनस 25 को 0 के बराबर रखते हैं, फिर 4x माइनस 15 को 0 के बराबर रखेंगे। ये जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे, माइनस का 25 इस साइड जाते हैं प्लस का, यानी x बराबर 25 आ गया। ये मान इस साइड जाते हैं प्लस का हो जाएगा, 4x बराबर 15। x का मान निकालेंगे तो यानी 15 के भाग में 4 चला जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगा इसमें?
3 से 3/4। तो ये x बराबर हमने क्या माना था, x बराबर कम व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय। ये किस में था, घंटे में था, ठीक है, और ये भी किस में है, घंटे में है। अगर इसमें से हमें ये लें या ये लें, हमें कैसे पता चलेगा, देखो जो जितना भी टाइम बड़े छोटे व्यास वाला लेते हैं, बड़े व्यास वाला से 10 घंटे कम लेते हैं। अगर ये समय हम ले, ये आपका कितना होगा, लगभग 3.25 घंटे होगा। तो यानी कि बड़े व्यास वाला 10, इसमें से 10 और घटा देंगे तो मान तो माइनस का आएगा। तो यानी कि क्या बड़े व्यास वाला जो नल है वो माइनस में टाइम थोड़ी लेगा, -5 घंटे या -6 घंटे। तो यानी कि ये मान तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो बड़े व्यास वाला है वो इससे 10 घंटे कम लेता है, यही खुद ही 10 घंटे नहीं है, तो इससे 10 घंटे कम तो क्या लेगा वो। तो यानी x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 होगा। अब अगर छोटे व्यास वाला जो नल है ये 25 घंटे में भरता है, तो बड़े व्यास वाला इसे 10 घंटे कम में भरेगा, तो यानी 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 घंटे में बड़े व्यास वाला नल है वो इस होज को भर देगा। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 9 गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय है वो कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो हमें दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो भी ज्ञात करना होता है सबसे पहले मान लेंगे। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि जो सवारी रेलगाड़ी की चाल वो कितनी है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। एक की हम x मान लेंगे, सवारी की हमने x क्यों माना, क्योंकि एक्सप्रेस की इससे 11 अधिक है, यानी कि अगर ये हमें पता होगी तभी इससे 11 अधिक इसमें जोड़ पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, सवारी रेलगाड़ी की चाल x मान ली और एक्सप्रेस ये ऑटोमेटिक कितनी होगी, x + 11 होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया। फिर एक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप बताइए कि जो सवारी रेलगाड़ी है इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये कितना समय लेगी। तब आप बोलोगे सर समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी 132 है और इसकी चाल x है, तो ये समय आ जाएगा बराबर में जो भी आएगा इसको हम t1 मान लेते हैं। इसी प्रकार का हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी किया था, ठीक है। फिर जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना वो भी 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी स्पीड कितनी है, चाल यानी x + 11 है। इसके द्वारा जो टाइम दिया जाता है हमें नहीं पता, हमने मान लिया t2 है। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी इन दोनों का जो टाइम का अंतर है ना, ये सवारी रेलगाड़ी जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है, क्योंकि इसका चाल ज्यादा है। चाल ज्यादा है तो टाइम ऑटोमेटिक कम लेगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर आप कहीं पे जाते हैं, अगर आपकी गति ज्यादा है तो पहुंचने में टाइम कम लगेगा, यानी इसको टाइम कम लगेगा। और इन दोनों के टाइम का अंतर कितना है, 1 घंटे है, 1 घंटा हो जाएगा। कैसे, जो सवारी रेलगाड़ी जितना भी टाइम लेती है ना, इससे एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम लेती है। ये क्या हो गया, आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आप t1 का मान रख दीजिए, फिर t2 का मान रख के आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है एक बार मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले हमने मान लिया कि जो सवारी रेलगाड़ी है इसकी औसत चाल x है, एक्सप्रेस की x + 11 हो जाएगी। एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है जो कि क्या है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अंदर हमें कंडीशन दी गई है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना, जो ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ये सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम टाइम लेती है, क्योंकि भैया इसकी स्पीड ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो टाइम कम लेगी। और वो कितना लेती है, कम, 1 घंटे का कम लेती है। तो सबसे पहले हमें सवारी रेलगाड़ी के टाइम का पता होना चाहिए कि ये कितना लेती है। तो समय बराबर इसका मान लेते हैं, समय है वो t1 है सवारी रेलगाड़ी का। तो दूरी दोनों 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है और सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है। अब हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी का टाइम निकालते हैं, मान लेते हैं इसका टाइम t2 है, तो ये 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x + 11 किलोमीटर है। अब हमें नहीं पता है क्या कि ये t1 कितना होगा, t2 कितना होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दी गई है कि इन दोनों का अंतर है वो 1 है, यानी जो सवारी रेलगाड़ी है वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी से 1 घंटा ज्यादा समय लेती है या 1 घंटा कम समय लेती है। तो यानी t1 - t2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटे हो जाएगा। अब यहाँ पे t1 और t2 का मान रखना है। t1 कितना है,
132 बटा एक्स है और T2 कितना है 132 बटा एक्स प्लस 11 है बराबर में 1 घंटा दिया गया है। क्योंकि एक ही मान ये भी क्या समय के अंदर है, ये भी समय के अंदर है और ये भी क्या है समय है बराबर है 1 घंटा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 11 और 11 एक्स प्लस 11 आ जाएगा, एक्स और एक्स प्लस 11 आ गया। अब ये एक्स तो इसके नीचे है तो यानी इसका गुणा 132 से करेंगे, 132 का गुणा होगा एक्स प्लस 11 से, माइनस का सिंबल माइनस 11 एक्स प्लस 11 तो इसकी अपॉन में है तो यानी 132 को हम गुणा किससे करेंगे एक्स से, बराबर में 1 घंटा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये तो 132 एक्स प्लस 132 गुणा 11 माइनस 132 एक्स बट्टा में कितना दिया गया, इसको सोल्व करेंगे एक्स का गुणा एक्स से तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 11 से तो 11 एक्स बराबर में 1 हमें दिया गया। अब ये प्लस का 132 एक्स है, ये माइनस का 132 एक्स है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ऊपर बचा 132 गुणा 11 और यहाँ पे है 1/1 है, 1 के भाग में 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे 1 का गुणा इससे हो जाएगा, 1 का गुणा इससे हो जाएगा यानी वज्र गुणा हो जाएगा। तो 132 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1452 आ जाएगा और ये मान इससे गुणा होकर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स आ जाएगा। दिए गए समीकरण के अंदर सारा मान हम एक साइड ले आते हैं तो यानी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स प्लस का 1452 है बराबर में क्या है 0। क्योंकि ये मान इस साइड लाए तो ये भी प्लस होगा है माइनस हो गया, ये भी प्लस का ये माइनस होगा, ये प्लस है यहाँ पे प्लस का प्लस है बराबर में क्या है 0। इसको माइनस से गुणा करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस से प्लस का है माइनस से गुणा कर माइनस का 1452 हो गया बराबर में क्या है 0। ये यहाँ पे आपकी द्विघात समीकरण बन गई। अब आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, चाहे तो आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए, द्विघाती सूत्र से कर लीजिए या आप पूर्ण वर्ग विधि से कर लीजिए। लेकिन हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे क्योंकि हम क्या करते हैं 1452 के गुणनखंड करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1452। सबसे पहले 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 7 और 26, फिर यहाँ पे इसमें 2 का भाग जाएगा कितने बार जाएगा 7 में 3 बार जाएगा 6 तक, 1 बचा 12 में 6 तक और फिर 3 कितना आ गया 363 आ गया। इसके अंदर 3 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा 1 2 1, 121 में 11 का भाग जाएगा 11 बार, 11 में 11 का भाग जाएगा 1 बार, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने है 2 गुणा 2 गुणा 3 11। अब आपको इसको इस प्रकार करना है इन संख्याओं को कि इससे 2 संख्याएं बने, दोनों संख्याओं को गुणा करने पे तो ये आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए प्लस का 11x। तब आप देखोगे कि 11 का गुणा 3 से करें 33 हो गया, 2 का गुणा 2 से 4 और 44, यानी एक टुकड़ा तो 44 हो रहा है, एक कितना हो रहा है 33 हो रहा है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा, और अगर ये प्लस का ले लूं ये माइनस का ले लूं, इनमें से घटाएंगे तो प्लस का 11 बचेगा ना, 44 में से 33 घटेगा प्लस का 11 बचेगा, तो यानी 2 टुकड़े क्या हो गए ये हो गए। तो यानी यहाँ पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11x को हम क्या लिख सकते हैं प्लस 44x माइनस 33x और ये माइनस का 1452 बराबर में 0। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x प्लस 44 और यहाँ से हम 33 बार ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 44 बराबर में क्या है 0। इन दोनों में से 1 सेकंड ये माइनस बार आ गया तो ये प्लस होगा, यहाँ से भी x प्लस 44 ये मान दोनों में कॉमन है तो बाहर आ गया, अंदर बचा x और ये कितना माइनस का 33 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0, तो यानी x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0। ये इसके बराबर रखेंगे तो ये माइनस का 44 आ जाएगा, ये इस साइड जाते क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यानी एक मान तो अपने पास आया है माइनस का 44, एक x का मान आया है प्लस का 33। आप बताइए दोनों में से कौन सा मान होगा। तब आप बोलोगे सर हमने x क्या माना है सवारी रेलगाड़ी की चाल मानी है, तो रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस में तो होगी नहीं, प्लस में होगी, चाहे 1 हो चाहे 2 हो कितनी भी हो, जब भी चलेगी रेलगाड़ी की चाल तो प्लस में होगी, तो यानी कितनी होगी 33 किलोमीटर होगी। तो x का मान हम 33 लेंगे तो सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 33 होगी। ठीक, इससे 11 ज्यादा है, 33 से 11 ज्यादा है तो यानी 44 किसकी हो जाएगी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की
चाल हो जाएगी। हमें दोनों गाड़ियों की औसत चाल बतानी थी, तो सवारी की तो 33 हो जाएगी और एक्स प्लेस की कितनी हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमाप है, इनका अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्ग की भुजाई क्या होगी ये हमें बताना है। देखो दोनों वर्ग का परिमाप का अंतर हमें दिया गया है। परिमाप का अंतर है तो यानी एक वर्ग छोटा है एक वर्ग बड़ा है, ये तो कन्फर्म हो गया। तो जो भी बड़ा वर्ग है उसको तो इसकी भुजा तो हम x मान लेंगे और जो छोटा वर्ग है इसकी भुजा y मान लेंगे। अब हमें बोला गया कि इनके जो क्षेत्रफल है ना, इनका योग 468 है। तो आप बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल का आपको सूत्र आता है, तब आप बोलोगे सर आता है कैसे, कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो छोटे वर्ग की भुजा y है तो भुजा की स्क्वायर यानी y स्क्वायर। फिर प्रश्न के अंदर में बोला गया है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल है ना, ये कितना है 468 है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है एक्स स्क्वायर है, छोटे का y स्क्वायर है और दोनों का योग कितना है 468 है। फिर हमें बोला गया कि इनका जो परिमाप है इनका अंतर 24 है। परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग। इसकी एक भुजा x है तो चारों भुजाओं का योग यानी 4x हो जाएगा। इसकी एक भुजा y है तो चारों भुजाओं का योग यानी 4y हो जाएगा। इसका परिमाप 4x है, इसका परिमाप 4y है, दोनों का अंतर यानी 4x माइनस 4y बराबर 24 है। आप बोलोगे सर पहले 4x क्यों लिया, प्लस वाली तो कोई बात नहीं थी, किसी पहले लिखो किसी बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपने 4x ही क्यों लिया। तो भैया जो बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो 24 आएगा। तो बड़ा क्या है ये वर्ग है तो इसका परिमाप 4x है, तो यानी इसमें से छोटा वाला घटाएंगे तभी क्या बचेगा अपने पास से 24 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये हमने मान लिया बड़े वर्ग की भुजा x है छोटे की y, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है परिमाप का क्या होता है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अंदर हमें क्या दिया गया है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर, दोनों का योग 468 है। फिर हमें बोला गया दोनों का परिमाप, तो बड़ा वर्ग है इसका परिमाप कितना है 4x है, छोटे का परिमाप 4y है, इन दोनों का अंतर है 24 है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे कैसे, यहाँ से भी 4 कॉमन यहाँ से भी 4 कॉमन, तो 4 12 आ जाएगा, x माइनस वाई बचेगा बराबर में कितना है 24 है। हमें x माइनस वाई का मान निकालना है तो यानी 4 इसके भाग में जाएगा तो 24 हुए 4 6 12 कटेगा, तो यानी x माइनस वाई बराबर 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण के अंदर एक ही चर होता है तो यानी कि आप या तो यहाँ से y का मान निकाल लो या x का मान निकालो। हम क्या करते हैं यहाँ पे y का मान रखेंगे, तो यानी यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो x इस साइड चला जाएगा तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। y का मान हम प्लस में लेते हैं, इसको पूरे को माइनस से गुणा कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये x है वो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्योंकि माइनस का गुणा किया तो इसलिए माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस हो गया। तो y बराबर कितना आ गया x प्लस 6 आ गया। ये आपकी समीकरण 2 हो गई। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। अब x की जगह हम क्या रखेंगे x माइनस 6, वाई की जगह x माइनस 6 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसा, इसकी जगह x माइनस 6 रखेंगे तो इसकी स्क्वायर हो गई बराबर में 468 दिया गया है। इसको सोल्व कर लेंगे। a माइनस बी का फॉर्मूला तो आपको पता है स्क्वायर का, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर, b की स्क्वायर यानी 6 की स्क्वायर प्लस 36 हो गया, माइनस 2ab तो यानी 2 गुणा x माइनस से ये क्या हो जाएगा 6, तो यानी कितना हो जाएगा 12x बराबर में 468 तो में दिया गया। द्विघात समीकरण है तो यानी पूरा मान इस साइड ले आएंगे, x प्लस एक्स तो 2x हो गया, प्लस का 36 है माइनस का 12 है, ये इस साइड आकर माइनस का हो गया 468 बराबर 0। ये माइनस का
ये प्लस का, दोनों घटेगा तो माइनस का बचेगा 432। तो इसको लिख देंगे 2x² माइनस 12x माइनस 432 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लेंगे सभी में से, तो x² माइनस 6x, ये कितना बचेगा माइनस का 216, और ये मान माइनस का ही है, ठीक है, बराबर में क्या है 0। तो ये 0 इसके 2 है, इसके भाग में जाकर क्या मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा x² माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बनी है x² माइनस 6x माइनस 216। अब आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब आप इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, चाहे तो आप द्विघाती सूत्र से कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से कर लीजिए, या गुणनखंड विधि से कर लीजिए। तो हम इसको गुणनखंड विधि से करने, यानी कि 6x के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो क्या है माइनस का 6x है, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 216 आना चाहिए। तो ऐसे 2 टुकड़े कौन कौन से होंगे भाई इसके, अगर हमें 18 और 12 ले, 18 और 12 ले, इनका अंतर तो 6 है, इनको गुणा करके देखते हैं। 18 12 क्यों लिया मैंने, इस लास्ट वाला अंक मैच किया कि 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 होगा। तो चलिए देखते हैं 216 आता है क्या। तो इसका गुणा करेंगे 6, 8 का गुणा 2 से, 2 का इससे, यानी 8 और 1 6 0 2, ये 16 है, तो यानी यहाँ पे 1 कैरी और हो जाएगा, तो यानी 216 होगा पूरा। तो यानी ऐसे 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे x², ये मैन माइनस ये 18x प्लस 12x बराबर 216 बराबर 0। हमने क्या किया 6x है ना, इसके 2 ऐसे टुकड़े किए जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो क्या आना चाहिए 6x आना चाहिए। तो आप देख लीजिए 18 में से ये प्लस का घटेगा तो कितना बचेगा 6x ही तो बचेगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा। यानी हमें 6x के ऐसे 2 टुकड़े किए जिन्हें जोड़ने घटाने पे 6x आए और गुणा करने पे 216 आए, ठीक है। अब आपको आगे सोल्व कर लेना, इनमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 बचा, और यहाँ पे 12 अगर हम बाहर ले लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा, बराबर में 0 है। इन दोनों में से x माइनस 18 बाहर आ गया तो ये बचेगा x प्लस 12 बराबर में 0। अब एक बार ये वैल्यू 0 के बराबर, एक बार ये वैल्यू 0 के बराबर, तो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, x माइनस 18 को 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 12 को 0 के बराबर रखेंगे। तो ये माइनस साइड जाते हैं प्लस का हो जाएगा 18, और ये माइनस साइड जाते हैं माइनस का 12 हो जाएगा। तो एक तो प्लस का 18 है, एक माइनस का 12 है, तो इनमें से आप कौन सा मान लेंगे। तब आप बोलोगे सर कि जो बड़े वर्ग की भुजाएं तो हमने x मानी थी, तो वर्ग की भुजा कभी माइनस में तो हो ही नहीं सकती, 1 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, लेकिन माइनस में 1 2 12 कभी भी नहीं हो सकती, तो ये मान तो नहीं होगा। तो यानी बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 12, ये 18 हो जाएगी। तो ये मान तो अपने पास कितना आ गया 18 आ गया। अब बड़े वर्ग की भुजा 18 आ गई तो छोटे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी। तब आप बोलोगे सर ये इसका x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो y का मान आ जाएगा, जो कि क्या है छोटे वर्ग की भुजा है। तो x का मान ये अलग है, ये आपको इसके नीचे लिखना है पूरा, है ना, ये यहाँ वाला मान ये इसके नीचे रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है y बराबर x माइनस 6, x की जगह आप 18 रखेंगे तो y बराबर 18 माइनस 6, तो y बराबर मान कितना आ जाएगा 12। तो y का मान ये देख लीजिए, y क्या है छोटे वर्ग की भुजा, जो कि कितनी आ गई 12 आ गई। तो यानी बड़े वर्ग की भुजा 18 है और छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई आपके पास से 12 आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसी के साथ दोस्तों ये 3 क्लास के अंदर जो अपनी एक्सरसाइज है वो 4.3 है वो कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीडी। जय हिंद, जय भारत।